स्पॉन्डिलोलिसिस को हम स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है जो ज़्यादातर बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है। ओल्ड एज है जिनकी, उन्हीं में देखने को मिलता है और ये जनरली होता है वीर एंड टीयर की वजह से हमारे जॉइंट्स की या फिर बोन की, ठीक है। और 85% जो लोग होते हैं उनकी एज 60 से अबव होती है, ठीक है, जो जिनको स्पॉन्डिलोलिसिस होता है। और ये ज़्यादातर हमारे इफ़ेक्ट करता है सर्वाइकल को और लंबर को, लेकिन थोरेसिक में भी ये कई बार हो सकता है और ये हमारे नॉर्मल स्पाइन की शेप को और फंक्शंस को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले आता है स्पॉन्डिलोलिसिस सर्वाइकल का, ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस। ये हमारी डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है और इसकी पेन जो है वो स्प्रेड कर सकती है शोल्डर्स पे और आर्म पे भी जा सकती है। इसके बाद है थोरेसिक स्पॉन्डिलोलिसिस। जो थोरेसिक स्पॉन्डिलोलिसिस है वो लेस कॉमन है और ये ज़्यादातर लेस कॉमन है क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती थोरेसिक में, ठीक है, इसकी वजह से ये लेस कॉमन है। और अगर थोरेसिक का स्पॉन्डिलोलिसिस हो भी जाए तो हंचबैक या फिर काइफोसिस हमें देखने को मिल सकती है पेशेंट में। इसके बाद आता है लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस। ये ज़्यादातर जो लोग 40 या 60 के आसपास होते हैं उन्हीं में देखने को मिलता है और इसमें पेन देखने को मिलती है और मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो कॉमन है और पेन होएगी पेशेंट को वाइल वॉकिंग, स्टैंडिंग या फिर लिफ्टिंग, और पेन जो है इसकी रेडिएट भी कर सकती है। इसके बाद आते हैं इसके कोजेज़। जो सबसे मेन कोज है वो है एज ऑफ द पेशेंट, ठीक है, अगर ज़्यादा एज है तो उसमें कॉमन होता है। इसके अलावा रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी की वजह से भी हो सकता है या फिर लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक भी हो सकता है और स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, और या फिर अगर पेशेंट को कोई मैकेनिकल ट्रॉमा या फिर इंजरी वगैरह है तो उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है हमें। इसके बाद आती है हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द स्पॉन्डिलोलिसिस। तो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं हमें पेशेंट को सर्वाइकल का स्पॉन्डिलोलिसिस है तो बेसिकली डीजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता जाएगा। और स्टार्टिंग में न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है उसका वाटर कंटेंट जो होता है हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, जो हमारी डिस्क होती है उसमें न्यूक्लियस पल्पोसिस जो होता है उसका वाटर कंटेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और फिर धीरे धीरे एनुलस फाइब्रोसिस भी ज़्यादा थिक होने लग जाएगा, जिसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस जो है हमारी वर्टिब्रास पे वो इंक्रीज होने लग जाएगी। तो फिर धीरे धीरे हमारी कार्टिलेज जो हमारे कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है हमारे जॉइंट्स को वो भी वियर और टीयर होने लग जाएगी, वो भी खराब होने लग जाएगी बेसिकली। तो बॉडी का जनरल रिस्पॉन्स क्या होगा कि जो डिस्ट्रक्शन होगी हमारी कार्टिलेज की उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी और ग्रोथ होएगी वहाँ पे न्यू बोन की, ठीक है, जिसकी वजह से कि ओवर ग्रोथ भी हो सकती है और स्ट्रेस भी बढ़ सकता है वहाँ पे, जिसकी वजह से कि हमारी जो स्पेसिस होती हैं जहाँ से नर्व्स निकलती हैं वहाँ पे स्टेनोसिस हो सकती है, जिसकी वजह से हाइपरट्रोफी और पिंचिंग ऑफ द नर्व हो सकती है जो बाद में लीड कर सकती है PIVD या फिर हमारी रेडिएटिंग पेन को। अब आते हैं हमारे स्पॉन्डिलोलिसिस के सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में हमें पेन और स्टिफनेस जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो देखने को मिलेगा और जो वर्स होएगी इंक्रीज होएगी विद द एक्टिविटीज़। इसके अलावा अगर रेडिएटिंग पेन है तो नमनेस और वीकनेस भी देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर सर्वाइकल में है तो आर्म, हैंड्स, फिंगर्स में जा सकती है ये पेन। इसके अलावा अगर लंबर वगैरह में है तो ट्रबल वॉकिंग होएगी, लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है और वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा मसल स्ट्रेन हो सकती है, हेडेक वगैरह देखने को मिल सकते हैं अगर सर्वाइकल का हमारे स्पॉन्डिलोसिस है। इसके अलावा पॉपिंग साउंड्स कई बार देखने को मिल सकती है और पेशेंट अगर बेंडिंग वगैरह करता है तो पेन वगैरह देखने को मिल सकती है हमें। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस पे। तो डायग्नोसिस में सबसे मेनली ज़्यादातर हम परफॉर्म करते हैं एक्सरे। एक्सरे में हम देखते हैं चेंजेस ऑफ द डिस्क और बोनी ओवरग्रोथ वगैरह तो नहीं है तो वो देखते हैं, ठीक है, और शेप देखते हैं हम स्पाइन की कैसी है। इसके अलावा MRI या फिर CT स्कैन भी करवा सकते हैं ताकि हम बेटर इवेल्युएट कर सकें स्पाइन को, और हमें इसमें सॉफ्ट टिश्यू भी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मसल, डिस्क, नर्व्स वगैरह, स्पाइनल कोड, सब कुछ देखने को मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छे से हम इवेल्युएट कर पाते हैं कंडीशन को। इसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हम मेडिकेशन वगैरह में हम पेन को और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए नसेड्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा मसल को रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा हम PD मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इसमें। तो PD मैनेजमेंट में हम नेक वगैरह की प्रॉब्लम है तो हम सॉफ्ट कोल्डर्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, ताकि नेक थोड़ी इमोबलाइज हो जाए। और इसके अलावा अगर लंबर वगैरह एरिया में पेन है तो हम लंबर बेल्ट्स भी दे सकते हैं ताकि थोड़ी स्टेबिलिटी वगैरह मिल सके और पेन थोड़ा डिक्रीज हो सके। इसके अलावा हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक सिखाते हैं पेशेंट को बोलते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग नहीं करनी, वर्क
प्लेस की मॉडिफिकेशंस भी थोड़ी बहुत बताते हैं। इसके अलावा हम ट्रैक्शन दे सकते हैं पेशेंट को, सर्वाइकल ट्रैक्शन अगर सर्वाइकल पे प्रॉब्लम है और लंबर ट्रैक्शन अगर लंबर एरिया पे प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज देते हैं और कुछ और थेरेपीज देते हैं, जैसे कि एक हीट थेरेपी दे सकते हैं फॉर एग्जांपल SWD से या फिर मॉइस्ट हीट से, जैसे कि हमारे हॉट पैक्स होते हैं उनकी मदद से। इसके अलावा हम कोल्ड थेरेपी भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते हैं, डीप टिश्यू मसाज दे सकते हैं हम पेशेंट को, अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम टेंस वगैरह भी दे सकते हैं अगर पेशेंट की पेन जो है वो रेडिएट कर रही है। इसके अलावा हम सर्जरी के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि लेमिनेक्टोमी, ठीक है। लेमिनेक्टोमी ज़्यादातर यूज़ की जाती है इसमें, लेकिन और भी बहुत सारी सर्जरीज हैं जो परफॉर्म कर सकता है एक डॉक्टर या फिर सर्जन, ठीक है, वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं मेडिकेशन से और फिजिकल थेरेपी से ही पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाए या फिर थोड़ा रिलीफ मिल जाए।